वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले देखिए एंजियोस्पर्म, वीडियो को शुरू कर रहे हैं, देख लीजिए। दिया एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझ लेते हैं कि आखिरकार एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है। अगर देखिए आपने एक चीज़ है कि अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले जिम्नोस्पर्म, ठीक है, मतलब अनावृत बीजी, हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी, तो उसी का जस्ट अपोजिट है ये आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी कहीं पर लिखा होगा या फिर नहीं भी लिखा तो भी आप यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं आवृत बीजी। अब ये क्वेश्चन मन में आएगा कि आखिर आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं। भाई ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना होगा दो चीज़ें इसमें। देखिए एक ये है आपका आवृत और दूसरा ये है आपका बीजी। बीजी का मतलब बीज होता है और आवृत का मतलब होता है आवरण। आवृत का मतलब क्या होता है, आवरण, मतलब ऐसे बीज जिनमें आवरण पाया जाता है उनको हम बोलते हैं आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे बीज जिनमें बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है उनको हम आवृत बीजी बोलते हैं। जैसे आप नाम देखिए आम का, आम के ऊपर आप देखेंगे खोल होता है, बीज जो होता है एक गुठली के अंदर पैक्ड होती है। उसी तरीके से आम के बाद आप जामुन का ले लीजिए, जामुन में भी देखेंगे आप फल तो होता ही होता है, फल के अंदर आप उसको तोड़ेंगे तो जामुन के ऊपर एक लेयर मिलती है जो बीज को ढके रहती है, उसको बोलते हैं आवृत। जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, आवृत बोलते हैं। तो इस तरीके से अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि आखिरकार आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हमने ये बता दिया किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं, एक एक लाइन समझते हैं। देखो दिया है, पुष्पी पादपों तथा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजाणु विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। पुष्प किसे कहते हैं, आप यहाँ से दो परिभाषाएं मिल सकती हैं आपको। पहला चीज़ कि पुष्प किसे कहते हैं। भाई कोई आपसे पूछ ले पुष्प किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है कि जो पुष्पी पादप हैं में परागकण तथा बीजाणु विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। जो परागकण हम लोग देखो जो फर्स्ट ले चूँकि आप देखिए 11th में है, सॉरी माफ़ करना, आपने कक्षा 10 में पढ़ा था पुष्प सरसों के बारे में, सरसों को पुष्प की संरचना है ना, तो उसमें भी पुष्प लगते हैं, है कि नहीं। तो पुष्प क्या होते हैं, आप परागकण के बारे में पढ़ चुके हैं वहाँ पर। तो परागकण और बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प कहते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ दूसरा मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं पुष्पी पादपों में, उसको हम पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए दिया है, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। ये देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये लॉजिक भी है। भाई देखो जो एंजियोस्पर्म है आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म का मतलब अनावृत बीजी। ठीक है, तो जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं, एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है। और भाई ये भी चीज़ है कि इसमें आपको पुष्प देखने को मिलेंगे। मतलब आप से अगर हम पूछ लेना चलो जो बताओ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या अंतर, तो आप ये भी बता सकते हैं इनमें पुष्प लगते हैं और इनमें पुष्प नहीं लगते हैं, इनमें आवरण पाया जाता है इनमें आवरण नहीं पाया जाता, ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे दिया है एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं और यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। भाई साहब इधर इधर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है। आपने अभी तक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म पढ़ा, लेकिन अभी ये जो पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म मामूली नहीं है, हल्का फुल्का नहीं है। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा पादप वर्ग है, पुष्पी पादप वर्ग है, सबसे बड़ा पादपों का वर्ग है और उनके वास स्थान बहुत
व्यापक हैं। वासस्थान बहुत व्यापक, वासस्थान मतलब क्या होता है, जहाँ पर ये रहते हैं भाई, ये आपको पानी में भी मिल सकते हैं, ये आपको नमी वाली जगह पर मिल सकते हैं, पानी के जल के किनारे मिल सकते हैं, नदी में मिल सकते हैं, नदी के किनारे मिल सकते हैं, किनारे से दूर भी मिल सकते हैं, पहाड़ों पर भी मिल सकते हैं, और नीचे आपको जमीन पर भी मिल सकते हैं। तो वासस्थान बहुत व्यापक मतलब बहुत स्थानों पर ये पाए जाते हैं। आगे दिया है, इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फिया से लेकर, आपको जानकारी के लिए बता दूं, एंजियोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा वुल्फिया है। ये जनरल नॉलेज की चीज़ है और जानने और समझने की भी चीज़ है कि जो वुल्फिया है ये सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जब ये बहुत सारे होते हैं झुंड बनाते तभी ये आपको दिखाई देते, नहीं तो दिखाई नहीं देते। तो ये सबसे छोटा पौधा हो गया वुल्फिया एंजियोस्पर्म का। वहीं सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस, सभी लोग जानते भाई, क्या किसको नहीं याद होगा भाई, ये तो सबको पता होता है कि जो यूकेलिप्टस है वो सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं। 100 मीटर से अधिक ऊंचाई की बात की जा रही है यहाँ पर, देखो दिया 100 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है यूकेलिप्टस की, ठीक है, 100 मीटर का बात बहुत ज़्यादा होता है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, भाई देखो भोजन भी मिलता है। देखो हम सरसों उगाते हैं, सरसों से जो बीज होते हैं उनको पीसते हैं, तेल निकालते हैं, तेल हम लोग सब्जियां बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो सब्जियां हम लोग, भिंडी, ये भी एक तरीके की आवृत्त बीजी ही हैं, ठीक है। और चारा भी, पशुओं को भाई चारा भी मिलता है। आगे दिया है, ईंधन भी प्राप्त होता है, औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं, औषधियों मतलब कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। आगे दिया है, ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री में विभक्त होते हैं। जब आप क्लास 12 पढ़ेंगे ना, तब आपको इनका एक मतलब टोटल लेसन ही मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, आवृत्त बीजी नाम से। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन इनके बारे में मिलेगा आपको कि ये कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे परागकण बनते हैं, कैसे निषेचन होता है, कैसे द्विनिषेचन होता है इत्यादि, ये सब फिलहाल क्लास 12 के में आपको सबको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि, और ये देखिए यहाँ पर कुछ पौधे, ये 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ, 1 मिनट। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं द्विबीजपत्री और एक होते हैं एक बीजपत्री। आपने 9th में पढ़ा होगा, देखिए इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें बहुत चीज़ बाहर की नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं वो मिलेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा रहता है हमेशा। जब भी आप क्लास में पढ़ेंगे, आप जो भी पढ़ रहे हैं ये सोच के चलिए कि आपको आगे ज़रूर मिलेगा। तो ये 2 वर्ग होते हैं, द्विबीजपत्री मतलब ऐसे पौधे जिनमें द्विबीजपत्र पाए जाते हैं, भाई उनको क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। जैसे उदाहरण के लिए चना आप बीज से तोड़ेंगे, इनको पहचान करने की ये तरीका बढ़िया है। बीज लीजिए चने का, आपको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो 2 टुकड़ों में बट जाएगा, चना क्या होगा, 2 टुकड़ों में बट जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब चना क्या है, द्विबीजपत्री है। मटर भी क्या होगा, द्विबीजपत्री है। अरहर क्या है, द्विबीजपत्री है। तो कोई भी ऐसा पौधा जिसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं उसी को हम लोग द्विबीजपत्री बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमेशा ऐसा होता है ज़्यादातर कि जो पौधे होते हैं, अगर मान लीजिए द्विबीजपत्री पौधा है, तो शुरुआत में जब वो ज़मीन पर उसका बीज हम डालेंगे तो उसमें जब पत्तियां बनेंगी तो शुरुआत में 2 पत्तियां बनती, ये भी एक पहचान होता है, आप ऐसे जान सकते हैं। अब आप खुद से इमेजिन कीजिए कि आखिर कौन कौन से, क्योंकि हम भारत देश में हैं, हमारे आसपास खेती होती है। आप शहर में हैं तो भी आप आसपास कहीं ना कहीं देख सकते हैं, या घर पर देख सकते होंगे, पेड़ पौधे तो होंगे ही होंगे। तो 2 पत्तियां अगर निकलती हैं तो इसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं, और द्विपत्तियां तभी निकलेंगी जब उसमें 2 बीजपत्र होंगे। अब एक पौधे होते हैं एक बीजपत्री, मतलब ऐसे पौधे जिनमें केवल एक बीजपत्र होता है। जैसे आप धान की बात कर लीजिए, गेहूं की बात कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप कोई भी ऐसी फसल सोच सकते हैं मन में, या फिर आप अपने पास पड़ोस में भी जा कर के देखिए, या फिर आप अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं आस पास के उनसे भी पूछिए, तो वो आपको इन सब के बारे में बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से एक बीजपत्री। शायद उनको नहीं पता होगा, ये भी भाई सही है, सब उनको थोड़ी पता होगा कि द्विबीजपत्री एक बीजपत्री, वो नहीं, ये नहीं जानते, लेकिन वो ये इतना ज़रूर आपको बता पाएंगे कि भैया 1 पत्ती निकलती है कि 2 पत्ती निकलती है,
है कि नहीं, ये ज़रूर आपको बता देंगे। और ये देखिए द्विबीजपत्री का एक पौधा यहाँ पर, ये है आपका द्विबीजपत्री का पौधा, ठीक है। और ये है आपका एक बीजपत्री का पौधा, और यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है किस चीज़ का है। तो इस तरीके से ये हमारा सिलेबस अब समाप्त होता है। हम लोगों ने वनस्पति जगत को पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है, पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो सारांश दिया है, सारांश आप लोग ही पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद अभ्यास में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर ना क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम क्वेश्चन भी करवा देंगे सभी के। तो थैंक यू दोस्तों।